हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम रफली 30 डेज के बाद होने वाला है एंड अभी कुछ दिन पहले ही आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। आप में से कुछ लोगों का आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हुआ होगा एंड बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर सिर्फ कट ऑफ पे क्लियर हुआ, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले करनी है। आप लोगों को क्या करना है, 10 से 15 मिनट लगाने हैं इसमें। एक जगह नोट करना है कि आपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट्स किए थे, उसमें से कितने आपके सही थे, आपके हर सेक्शन में कितने मार्क्स आए, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने गलत करे हर सेक्शन में। आपकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी एंड आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश में 25 क्वेश्चन करके आए थे जिसमें से 16-17 ही ठीक थे, तो इससे पता चलता है कि आपने कितने सारे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जब आप रिकॉल करोगे इंग्लिश के सेक्शन को तो आपको याद भी आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपने गेस वर्क किया था और कौन से क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट थोड़े वीक थे, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हुए। सिमिलरली मैथ्स और रीजनिंग में भी तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किस वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई। अगर तो आपके कंसेप्ट वीक थे तो ये आपके वीक एरियाज में आ जाएगा। आपको इसको अलग से नोट डाउन करना है कि इन टॉपिक्स में आपके कंसेप्ट थोड़े वीक थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपने गेस वर्क से आंसर किया हो। जैसे पजल अगर आपने बनाई, उसमें पूरी पजल नहीं बनी, आधी पजल बनी और आपने उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आंसर कर दिए, तो हो सकता है वो सारे क्वेश्चन गलत हुए हो क्योंकि आपसे पजल पूरी बनी ही नहीं थी। एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कौन सा आंसर ठीक है कौन सा गलत है, और आप गेस वर्क करके एक आंसर टिक कर देते हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी कम एक्यूरेसी का। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई आईबीपीएस पीओ प्री में। जब आप ये सारी चीज़ें नोट कर लोगे, इसके बाद आपको वो सारी चीज़ें भी लिखनी है जो जो आपको लगता है कि उस एग्जाम में आप बेटर कर सकते थे। मतलब हो सकता है कि एग्जाम शुरू होते टाइम आप पैनिक कर गए, या हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस उस सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं किए जो आप सोच के गए थे। तो जो भी आपका रीजन आपको लगता है कि जिस वजह से आपका आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर बिल्कुल कट ऑफ पे क्वालिफाई हुआ, तो ये सारे रीजन आपको लिखने हैं ताकि हम इन चीज़ों पे काम कर पाए एसबीआई पीओ के केस में। अब सीधा शुरू करते हैं एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी 30 दिन का टाइम है, तो स्ट्रैटेजी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, डे 1 से डे 10 तक, डे 11 से डे 20 तक, उसके बाद डे 21 से एग्जाम डे तक। तो इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले डे 1 से डे 10 तक बता देता हूँ। रीजनिंग में इनइक्वालिटीज के 20 क्वेश्चन, सिलॉग्स के 20 क्वेश्चन, ये आपको हर रोज प्रैक्टिस करने हैं 10 दिन तक। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के 2 सेट, डायरेक्शन सेंस के 2 सेट, 3 सेट पजल के और 3 सेट सीटिंग अरेंजमेंट के। जो आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट करोगे वो अलग अलग टाइप की करना, सेम टाइप का सब कुछ मत कर लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो एसबीआई पीओ प्री लेवल के ही रखना। अब क्योंकि आपने अपना आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम एनालाइज कर लिया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है, तो वो आपके वीक एरियाज में आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको हर रोज 1 घंटा एटलीस्ट अपने वीक एरियाज को देना ही देना है। अगर आपके वीक एरियाज में आपको कुछ चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, तो आप जो ये क्वेश्चंस करोगे जो मैंने आपको भी बताए हैं, ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको वो 1 घंटा वीक एरियाज को देना है। ऐसे हम क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो क्वांट्स में 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज, 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, ये आपको तीनों टॉपिक्स के 20 क्वेश्चन ईच करने हैं हर रोज। इसके साथ 4 सेट आपको डीआई करनी है और 2 सेट केसलेट करनी है। जो 4 सेट आप डीआई करोगे वो भी सारी एसबीआई पीओ प्री लेवल की होनी चाहिए और चारों अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। मतलब एक बार ग्राफ, एक टेबुलर, एक पाई चार्ट और एक रेडार, ऐसे करके आप 4 सेट कर लोगे। इसके साथ जो 2 केसलेट कर रहे हो वो भी दोनों अलग अलग टाइप का होना चाहिए। तो इस तरह से 6 सेट आपके डीआई हो जाएंगे, जिसमें 4 आपके नॉर्मल डीआई हो जाएंगे और 2 सेट आपके केसलेट हो जाएंगे। एक केसलेट डीआई भी एसबीआई पीओ प्री में पूछने के बहुत चांसेस हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप केसलेट की भी प्रैक्टिस करके जाना। हो सकता है कि अरिथमेटिक थोड़ा हाई लेवल आ जाए, तो अगर आपको केसलेट करना आता होगा तो आप केसलेट वहां पे कर पाओगे। इसके बाद क्वांट्स में बच जाता है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक के केस में। अब आपको क्या करना है, हर रोज आपको अरिथमेटिक का एक टॉपिक उठाना है, उसको रिवाइज करना है और उसके बाद उसके 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो आप 10 से 15 क्वेश्चन करोगे वो बिल्कुल इजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक के करना, और ये जो 10 से 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ये बिल्कुल अलग अलग टाइप के होने चाहिए उसी पर्टिकुलर टॉपिक के। तो इस तरह से आपके 6-7 दिन में अरिथमेटिक रिवाइज हो जाएगा। आपने सारे टॉपिक्स एक एक बार दोबारा कर लिए होंगे और इसके बाद आपको अरिथमेटिक पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके साथ आपको, जैसे मैंने रीजनिंग में बताया था, 1 घंटा वीक एरियाज को देना है। अगर तो आपने आईबीपीएस पीओ के एग्जाम से अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए तो उन वीक एरियाज पे काम करना, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अब से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से आपके टॉपिक्स वीक हैं, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस 1 घंटे में जो आप अपने वीक एरियाज को दोगे। सिमिलरली इंग्लिश के केस में भी 1 घंटा तो आपको अपने वीक टॉपिक्स को देना है। इसके साथ 2 आपको सेक्शन टेस्ट करने हैं इंग्लिश के, क्योंकि सेक्शन टेस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं जो जो इंग्लिश एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 सेक्शन टेस्ट करने हैं।
इसके साथ 3 सेट आपको आरसी करनी है हर रोज और 3 सेट आपको पैराजम्बल्स करने हैं। आरसी और पैराजम्बल्स इसलिए अलग से बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो टॉपिक्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं, और आरसी आती है तो वो 6 से 7 मार्क्स की एटलीस्ट आती है, और जब पैराजम्बल्स आते हैं तो उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने एक बार पैराजम्बल सीख लिया तो आप वो 5 क्वेश्चन एक ही बार में कर पाओगे जब आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो अरेंज हो गया। तो ये तो सारा सेपरेट हो गया कि आपको सारे सेक्शंस में क्या क्या करना है हर रोज 10 दिन तक। इसके साथ आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट भी करना है, उस मॉक को करना, उसको एनालाइज करना, और उसके बाद उसमें जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करना, ताकि आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉक में सेम गलतियों को रिपीट ना करो। ये आपका पैटर्न रहेगा पहले 10 दिन के लिए। उसके बाद डे 11 से डे 20 तक आपको क्या करना है, हर रोज 2 मॉक्स करने हैं। जैसे आपने पहले 10 दिन 1 मॉक किया, अब आपको हर रोज 2 मॉक करने हैं, और इसके साथ आपको अपना सारा टाइम देना है आपके वीक एरियाज पे काम करने के लिए। हो सकता है कि आप इंग्लिश में ज्यादा वीक हो सकता है आप रीजनिंग में ज्यादा वीक हो, तो जिस टॉपिक में आप ज्यादा वीक हो उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम देना, बाकी टॉपिक्स को कम टाइम देना, लेकिन कवर आपको तीनों टॉपिक्स करने हैं, तीनों सेक्शंस करने हैं। और ये जो आप 2 मॉक करोगे डे 11 से डे 20 तक, आपको इनको एनालाइज भी करना है। पहले 1 मॉक करना है, फिर एनालिसिस, फिर दूसरा, और फिर एनालिसिस। एनालाइज करोगे तब अपनी मिस्टेक्स लिखनी है, ये भी लिखना है कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते थे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट मॉक करोगे उसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि पिछले मॉक में ये चीजें नहीं अटेम्प्ट की थी लेकिन ये हो सकती थी, डुएबल थी, तो इस बार स्पीड थोड़ी इंक्रीज करके वो वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं जो डुएबल है। उसके बाद डे 21 से एग्जाम डे तक आपको हर रोज 3 मॉक करने हैं। 1 मॉक करना, उसका एनालिसिस, फिर दूसरा एंड फिर तीसरा। इस तरह से आपको करना है। जितना ज्यादा हो पाए आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप स्पीड इंक्रीज कर पाओ आपको वो कोशिश करनी है, और एक्यूरेसी आपको बिल्कुल अच्छी रखनी है। पिछले सालों में जिस हिसाब से एग्जाम आया है तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया है, तो उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट्स अगर थोड़े कम भी होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होने की वजह से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सकता है। तो आपको एक्यूरेसी पे सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन थोड़े से फास्ट कर पाओ, थोड़ी अपनी स्पीड भी इंप्रूव कर पाओ। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि जो भी आप मॉक करोगे उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने डे 1 जो मॉक किया उसमें जो मिस्टेक्स थी वो सेम मिस्टेक्स आपने डे 10 वाले मॉक में भी रिपीट कर रखी है। इसका मतलब हुआ कि आपने कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं की, और इंप्रूवमेंट करनी बहुत जरूरी है, तभी आप जाके SBI PO प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसीलिए अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना, जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनको अलग से नोट डाउन करना, ताकि आप नेक्स्ट मॉक में वो चीजें रिपीट ना करो। और जितने अच्छे से आप अभी मॉक्स में ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे उतने ही अच्छे से आप फाइनल एग्जाम में भी ये चीज इंप्लीमेंट कर पाओगे और आपका बेस्ट रिजल्ट ला पाओगे। तो इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है अभी से लेकर एग्जाम डे तक। SBI PO प्रीलिम्स के लिए 30 डेज का टाइम है, इनफ टाइम है। अगर आपने अभी से भी स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो की तो आप SBI PO प्री डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।